हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और इसके अलावा आपको इस वीडियो का यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसका आंसर पहले खुद लगाना है, उसके बाद उसका आंसर आपको देखना है, ठीक है। और ऐसे ही टोटल 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। और 10 क्वेश्चन करके जब आप खत्म करोगे तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी कमेंट करना है, ठीक है, कि आपका एक दिन में कितना स्कोर बना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स कंसिडर करने हैं रिगार्डिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की है उसके बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है, दो चीजें बतानी है। लिंगा वर्शिप वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड है रिलीजन वाज स्ट्रिक्टली मैस्कुलिन एंड पैट्रियार्कल इन नेचर। यही बोल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में बताना है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के दौरान लिंग पूजा प्रचलित थी। दूसरा, धर्म पूरी तरह से पुरुषवादी और पितृसत्तात्मक प्रकृति का था, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो कि आपको एक चीज़ तो जरूर पता होगी कि भाई लिंगा वर्शिप तो प्रेवलेंट थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पशुपति नाथ की आपको सुना होगा, चीफ मेल डीटी थे पशुपति प्रोटो शिवा, जो सील्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट थे, ऐसे मतलब सील्स में दिखाया गया ना, सील्स की फॉर्म में थे। और लेटर टाइम में लिंगा वर्शिप भी वहाँ पे प्रेवलेंट हो गई थी, ठीक है। तो ये सही है कि भाई लिंगा वर्शिप तो होती थी। लेकिन सेकंड है रिलीजन वाज स्ट्रिक्टली मैस्कुलिन एंड पैट्रियार्कल इन नेचर। बोल रहे हैं रिलीजन जो था वो स्ट्रिक्टली मैस्कुलिन था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मैस्कुलिन डेटी भी थे और फेमिनाइन डेटी भी थी। जैसे कि आपने सुना होगा मदर गॉडेस के बारे में, ठीक है, मदर गॉडेस के बारे में। तो जो ये मदर गॉडेस थी तो ये फेमिनाइन डेटी थी। तो ऐसा नहीं था कि रिलीजन स्ट्रिक्टली मैस्कुलिन था, फेमिनाइन भी था। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरह से धर्म पूरी तरह से पुरुषवादी नहीं था, उसमें कुछ फेमिनाइन डेटी भी थी, जैसे कि मदर गॉडेस। और हड़प्पा सभ्यता के दौरान लिंग पूजा प्रचलित थी, यस, की जाती थी, लेटर टाइम्स में स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमें बताना क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगाना, कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है, ठीक है। तो गलत कौन सी दिख रही है आपको, सेकंड स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिख रही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मेरे ख्याल से अच्छे से हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, बुद्धिस्ट हिस्ट्री में महाप्रजापति गौतमी कौन थी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी, ठीक है। तो ये बताना है आपको कौन थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट वीमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिखुनी। पहली वुमेन जिनको ऐसा माना जाता है कि वो भिखुनी थी, भिखुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। ये स्टेप मदर थी, या फिर जिसको मैटरनल आंट भी बोलते हैं, मदर की सिस्टर ऑफ बुद्धा, ठीक है। बुद्धा की मैटरनल आंट या स्टेप मदर थी ये, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सीक ऑर्डिनेंस फॉर वुमेन विच शी डिड फ्रॉम गौतम बुद्धा डायरेक्टली एंड शी बिकेम द फर्स्ट भिखुनी या बुद्धिस्ट नन, ठीक है। तो ये है महाप्रजापति गौतमी कौन थी, ये आपको पता चल गया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट है कुछ स्टेटमेंट्स पे विचार करना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर वर इशूड बाय इंडो ग्रीक। बोल रहे हैं पहले कॉइन्स जिन पे नाम और रूलर की इमेज मतलब डालने लगे वो इंडो ग्रीक के टाइम पे इशू हुए थे। शासकों के नाम और चित्र अंकित करने वाले पहले सिक्के इंडो यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, बिल्कुल भाई उसी टाइम पे दिए गए थे। दूसरी चीज़, बहुत कुषाण एंड गुप्ता इशूड गोल्ड कॉइन, बिल्कुल भाई दोनों ने ही इशू किए थे, कुषाण और गुप्त दोनों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। थर्ड है कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाई ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये भी स्टेटमेंट सही है कि भाई नॉर्मली पंजाब और हरियाणा के जो ट्राइबल रिपब्लिक्स थे उन्होंने भी कॉइन्स इशू किए थे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, सिक्के जो थे उन्होंने भी इशू किए थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, कॉइन्स के बारे में। तो कुछ ज़्यादा वैसा है नहीं, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है। और हमें बतानी भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट बतानी है। तो आपको दिख रहा होगा हिंदी में तो तीनों आ गया हमारा, ठीक है। और इसमें भी सारी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको, ये तो स्टैटिक वाले क्वेश्चन है इसलिए ये सारे आने ही चाहिए आपको, ठीक है। सब इसमें पूछ रखा है किसके बारे में, महालवाड़ी सिस्टम के बारे में, महलवाड़ी सिस्टम व्यवस्था के बारे में बताना है। सबसे पहले बोले वॉरेन हेस्टिंग ने ये कंसेप्ट लेके आए थे। वॉरेन हेस्टिंग इस प्रणाली की संकल्पना से जुड़े थे। तो आप सभी को पता होगा ये बिल्कुल भी नहीं जुड़े थे। महलवाड़ी सिस्टम को कौन लेके आए थे, मैकिन्जे, ठीक है, होल्ट मैकिन्जे, आपने सुना होगा नाम, ठीक है, होल्ट मैकिन्जे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, होल्ट
मैकिन्जे लेके आए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि वॉरेन हेस्टिंग इस सिस्टम को लेके आए थे। वॉरेन हेस्टिंग नहीं लेके आए थे, मैकिन्जे लेके आए थे। इस सिस्टम में रोयट्स, देखो एक 3 सिस्टम थे, एक ज़मींदारी, एक माहलवारी और एक रोयतवारी। ज़मींदारी में ज़मींदार को रिवेन्यू देते थे, मतलब रेंट दिया करते थे, या फिर जो भी मतलब अमाउंट था जो वो ज़मींदार को देते थे। माहलवारी में जो विलेज का हेडमैन होता था उसको देते थे, और रोयतवारी में डायरेक्ट जो पीजेंट्स थे वही ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इस सिस्टम में जो रोयट्स थे, जो किसान थे, वो सम देते थे जमींदार को। तो जमींदार को क्यों देंगे, वो किसको देते थे, विलेज हेडमैन को देते थे। ठीक है, किसको देते थे, वो विलेज हेडमैन को देते थे। विलेज हेडमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये वो इसमें बोल रहे हैं रैयत जमींदारों को एक परिवर्तनीय राशि का भुगतान करते थे, जो बाद में अंग्रेजों को भुगतान करते थे। नहीं, जमींदारों को नहीं देते थे, ये गांव का जो मुखिया होता था, शायद उसी को बोलेंगे ना, शायद गांव के मुखिया को देते होंगे। ठीक है, मुखिया ही बोलते होंगे विलेज हेडमैन को। ठीक है, थर्ड है विलेज लैंड, फॉरेस्ट लैंड एंड पास्चर्स वर इंक्लूडेड अंडर दिस सिस्टम। बिल्कुल ये सारे लैंड इसके अंडर इंक्लूडेड थी। ये सारी लैंड इसके, गाँव की भूमि, वन भूमि और चरागाहों की सारी जमीन इसमें शामिल थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमें पता चल गया किसने ये सिस्टम चलाया था और किसको देते थे इसमें, और क्या क्या इसमें इंक्लूडेड था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, और बंगाल वैली साइड, बंगाल की साइड में लिए माहलवारी सिस्टम चला था, ध्यान रखना। ठीक है, बंगाल की साइड ये सिस्टम चला था। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। पहले 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही बतानी है, कौन सा कथन सही है। तो केवल एक सही है इसमें से, वो थर्ड वाला, इसमें भी केवल एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टैटिक का लास्ट क्वेश्चन। वेल बाय कमीशन जो सेटअप किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, वो किस चीज़ की इंक्वायरी कर रहा था। वेलबी आयोग किसके लिए स्थापित किया गया था, आप सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके लिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ के इश्यूज़ के लिए वेलबाई कमीशन सेटअप किया गया था। ठीक है, कब इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, कब की थी, 1900 में। अपनी रिपोर्ट कब पब्लिश की थी, 1900 में इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। धन की निकासी का मुद्दे के लिए मेनली सेटअप किया गया था। ठीक है, तो वेलबाई कमीशन किस लिए सेटअप किया गया था, ये भी आपको पता चल गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में। ठीक है, फ्रेटर्निटी के बारे में, बंधुताओं के बारे में हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हमसे। सबसे पहले है फ्रेटर्निटी इज द प्रिंसिपल विच गिव यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ। तो फ्रेटर्निटी आप सभी को पता है, कॉमन ब्रदरहुड होता है सब इंडियंस में। तो ये बिल्कुल यूनिटी और सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ को क्या करेगा, मतलब ये प्रोवाइड करेगा। बंधुत्व एक सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता प्रदान करता है, बिल्कुल भाई करता है। दूसरी चीज, प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी एक ऑब्जेक्टिव मेंशन है, बिल्कुल भी अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा हो तो बिल्कुल वहाँ पे मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है भाई। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व एक उद्देश्य है। थर्ड है, इट बिकेम एन ऑफिशियल डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935 एंड वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन लखनऊ सेशन 1936। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी 1935 में, जो 1936 में अडॉप्ट कर ली गई। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी हमें बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी करेक्ट है। तो अब हम आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट पे। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी क्या, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट बतानी है। तो तीनों सही है, तो आंसर देख लो भाई, तीनों सही है, तो सारी ही सही है। तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट किसके बारे में है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के बारे में है। ठीक है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में बोल रहे हैं क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, ये देखो इसमें कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले लिबरेशन ऑफ गोवा कब हुआ था, आप सभी को पता होगा लिबरेशन ऑफ गोवा कब हुआ था, 1961 में। ठीक है, 1961 में हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, 1956 में आया था। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, पैसेज ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd कब आया था, ये 1976 में कि 4 में, ये बताना मेरे को। ठीक है, मेरे को चलो ये बताना है ये कब आया था। ठीक है, चलो ये आया तो 70s में, ये तो मेरे को पक्का पता है, लेकिन ये कब आया है चलो बताना। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ है।
ठीक है। तो देखो अब आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले कौन सा हुआ है, सबसे पहले हमारा सेकंड वाला हुआ है, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हुआ है, सेकंड फर्स्ट, फिर हमारा फोर्थ हुआ है और फिर हमारा थर्ड हुआ है। 2 1 4 3 जहाँ पे भी होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 2 1 4 3, तो हमारा बी आंसर ही दिख रहा है, ठीक है, 2 1 4 3 हमारा आंसर बी दिख रहा है। तो ये कब कब हुए ये आपको पता होना चाहिए और मेरे को बताना है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ है, ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है भाई, डी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है। डी ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं क्या, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वी वैश्वीकरण के कौन से सामान्य विशेषताएं हैं वी वैश्वीकरण के, डी ग्लोबलाइजेशन की। तो सबसे पहले है डी ग्लोबलाइजेशन में बोल रहे हैं एक्सपेंड एंड स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो वो तो ग्लोबलाइजेशन होगा ना, डी ग्लोबलाइजेशन तो नहीं होगा। तो बिल्कुल भी ये डी ग्लोबलाइजेशन नहीं है। वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक एकीकरण का विस्तार करना, देखो विस्तार करने को तो वैश्वीकरण बोलेंगे ना, वैश्वीकरण करना, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रखी है। सेकंड बोल रहे हैं मेक ग्लोबलाइजेशन मोर इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। देखो ग्लोबलाइजेशन को अगर हम ज़्यादा इंक्लूसिव, सिक्योर और सस्टेनेबल बनाएंगे तो ये भी वैश्वीकरण थोड़ी ना हुआ, ये डी ग्लोबलाइजेशन थोड़ी ना हुआ, ये तो ग्लोबलाइजेशन हुआ। यही सेम अगर हम अधिक समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ बना देंगे तो ये तो वैश्वीकरण हुआ ना, भी वैश्वीकरण नहीं हुआ। थर्ड बोल रहे हैं ट्रेड को प्रमोट करना है एज ए सोल्यूशन टू चैलेंजेस लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसे चैलेंजेस को वो करने के लिए ट्रेड को प्रमोट करना। देखो अगर ट्रेड को प्रमोट करेंगे तो फिर वही बात ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, ये डी ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग दे रखे हैं, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट तो इसमें भी सही पूछ रखी है, तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इसके बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो गया डी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पूछ क्या रहा था, डी ग्लोबलाइजेशन के वो पूछ रहा था, डी ग्लोबलाइजेशन में तो इनमें से एक भी नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है ओब्लिक रिवर्स फॉल्ट के बारे में। किसके बारे में, ओब्लिक रिवर्स फॉल्ट के बारे में बताना है। और तीनों स्टेटमेंट आप स्क्रीन मतलब जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आप वीडियो पॉज करो, अपने आंसर लगाओ, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेटमेंट्स 3 है, 3 में अपने लगा लो कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। सबसे पहले ओब्लिक रिवर्स फॉल्ट जो है एक जियोलॉजिकल फॉल्ट है जो इसमें ओनली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है अलोंग द फॉल्ट लाइन। ये बोल रहे हैं कि तिरछा रिवर्स दोष एक भूवैज्ञानिक दोष है जो दोष तल के साथ केवल क्षैतिज गति की विशेषता है। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है कि इसमें ओनली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इसमें वर्टिकल मूवमेंट भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वर्टिकल मूवमेंट भी होता है, और मेरे को वर्टिकल की हिंदी बताना आप, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल की तो चलो इसमें लिख रखी है क्षैतिज गति, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है। याद रखना ओब्लिक रिवर्स फॉल्ट में वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या रॉन्ग है। सेकंड है दिस टाइप ऑफ फॉल्टिंग इज कॉमन इन एरियाज ऑफ कंप्रेशन अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। बोल रहे हैं इस टाइप की जो फॉल्टिंग है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलोंग काफ़ी कॉमन है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभिसरण प्लेट सीमाओं के साथ संपीड़न के क्षेत्रों में इस प्रकार की भ्रंश जो ये है ये आम है, ठीक है। थर्ड है दिस स्ट्रेस अलोंग दिस फॉल्ट लाइन डज नॉट। अब देखो अगर कहीं पे स्ट्रेस आ रहा है तो क्या वहाँ पे अर्थक्वेक नहीं होगा, बिल्कुल वहाँ पे अर्थक्वेक होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि वहाँ पे अगर मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट भी हो रहा है, तब भी वहाँ पे अगर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो अर्थक्वेक नहीं आएगा। बिल्कुल भाई वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। ये स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, रॉन्ग दे रखी है। ये स्टेटमेंट भी हमें रॉन्ग दे रखी है। इन भ्रंश रेखाओं पर तनाव किसी भी भूकंप को प्रेरित नहीं करता, नहीं भी भूकंप को प्रेरित करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब इसमें हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें सही स्टेटमेंट बतानी है। तो आपको दिख रही होगी केवल एक स्टेटमेंट इसमें हमारी करेक्ट है, वो है सेकंड वाली, तो केवल एक करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। हमें बताना है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट के बारे में बताना है। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले बोल रहे हैं इसके बारे में, सबसे पहले बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये जो है इसको सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, ये इसको सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है। इस रिपोर्ट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है उसके द्वारा इसकी मतलब रूपरेखा तैयार की गई है, इसने इसको बनाया। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सेबी ने बनाया। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किसने बनाई है,
सेबी ने बनाया है। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं इसमें मैंडेट है कि टॉप जो 1000 लिस्टेड कंपनी है इंडिया में वो अपनी परफॉर्मेंस को वेरियस इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस एस्पेक्ट्स पे क्या करेंगी, रिपोर्ट देंगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये देंगी, ठीक है। 1000 सूचीबद्ध कंपनियों को इसमें है कि अपनी वो रिपोर्ट देंगी। तीसरी स्टेटमेंट हमें क्या बोली गई है, तीसरी स्टेटमेंट है हमारी, दोनों में देख लो, तीसरी स्टेटमेंट है हमारी, दिस फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। बिल्कुल ये जो फ्रेमवर्क है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस कंडक्ट। ये ढांचा राष्ट्रीय जिम्मेदार व्यवसाय आचरण दिशा निर्देश पर के सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल भाई उन पे आधारित है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको व्यवसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में बताना था। तो उसके बारे में हमारी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है।